आज हम PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन ओरिएंटेशन रहेगा, है ना। पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके इनपुट्स लूंगा कि आपकी इंडिविजुअल आप लोग क्या चाहते हो, आपकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग इसको फिर कैसे हम कर सकते हैं। चल कोई नहीं, रहने देते हैं। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि वाई PYQs की आंसर राइटिंग क्यों नहीं की मैंने स्टार्ट, सीधा PYQ क्यों किया। PYQs इस बार के जो टॉपर हैं, मेंस के टॉपर है ना, उन्होंने भी ये एम्फेसाइज किया कि उन्होंने कोई ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं की, पर PYQ उसको बहुत बार किया, और बहुत बार का मतलब 6-7 बार कर लिया उन्होंने PYQ को, और मेंस के उनके हाईएस्ट नंबर है, अराउंड 873 समथिंग नंबर है। ठीक है। और वैसे PYQ का हमेशा रेलिवेंस रहता ही है। आने वाले सब्सिक्वेंटली आप रियलाइज करोगे इस चीज को, कि जब मैं आपको PYQ करवा रहा हूँ कि कुछ तो जो क्वेश्चंस होते हैं PYQ के, वो आप कहीं कंक्लूजन नहीं यूज कर लेते हो। कुछ अगर आपने उसमें से पढ़ा, वो आप कहीं कीवर्ड यूज कर लोगे। तो एक तो आपको गुड लाइंस मिलती है, अच्छी लाइन है जो हम ढूंढते रहते हैं इधर उधर। सोच के देखो, ये जो PYQ बने होंगे बहुत रिसर्च करके बने होंगे, ऑलरेडी जो आपके वहाँ सेटर है वो सेट कर जो रिसर्च कर चुके हैं। फिर ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो गुड लाइंस मिलेंगी आपको उसके अंदर से। फिर कीवर्ड्स मिलते हैं, कीवर्ड्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन से भी, और जो मैं मॉडल आंसर दूंगा, तो जो मॉडल आंसर देंगे उससे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब दूसरा क्या होता है, वो थीम कवर होती है। थर्ड होता है थीम कवरेज। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो आपने ब्रिटिश पॉलिसी पे कर लिया कोई, है ना, या फिर ज्योग्राफी में लैंड रिफॉर्म से एक थीम कर लिया। आज मैं एक दिखाऊंगा आपको कैसे अब थीम कवरेज होती है वो आपकी ना। तो फिर कभी भी लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन आएगा तो आपके पास उसके 7-8 पॉइंट रेडी है, और वो क्वेश्चन आते हैं, वो थीम रिपीट होती है। दूसरा क्या होता है, वी गोज एज क्लोज, जितना क्लोज हो सकता है यूपीएससी से उतना हम क्लोज जाते हैं उनके क्वेश्चन के। अदरवाइज टेस्ट सीरीज में हमने देखा है कि ठीक है एफर्ट सभी करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत रैंडम हो जाता है इधर उधर चीजें, वहां पे आप बिल्कुल क्लोज जा रहे हो। तो तरीका जो है वो ये होगा, आपको जो फॉलो करना चाहिए कि मंडे से फ्राइडे, मान लो मंडे टू फ्राइडे आप 3 to 4, और मैक्सिमम जो और ज्यादा करना चाहते हैं मतलब 5 to 6 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम है, किस लेवल पे आप लोग हो, ये आप डेली प्रैक्टिस करो। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसकी। और वो क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, इसमें करो PYQs, ताकि थीम कवर हो जाए और जो चीज हमें लेना है वो कर लें। फिर सैटरडे को और संडे को, सैटरडे को जो इस बार बच्चे में, जो सैटरडे को मान लो आपने एक कोई सेक्शनल टेस्ट या फिर FLT जो भी 10 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का, वो एक टेस्ट सीरीज वाला करो पार्ट आप। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, कि मंडे टू फ्राइडे आप डेली लिख रहे हो, जो आपकी डेली इंप्रूवमेंट हो रही है, फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो सेक्शन वाइज। तो मान लो यहाँ मंडे टू फ्राइडे मैंने कल आपको ज्योग्राफी का लिखवा दिया पूरा इस, ठीक है। तो फिर अगला एक सेक्शनल टेस्ट GS ज्योग्राफी का या पेपर 1 का, वो आप दो। तो वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कवरेज हो गया PYQs का। और यहाँ पे जो इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर सही टेस्ट सीरीज है तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाएगी कि जो इस बार आ सकते हैं या नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव है। तो एक दिन दो, जो इस बार बच्चे मेंस दे रहे हैं वो दो अपने टेस्ट को। ठीक है। संडे को, अब इसमें सैटरडे संडे में दोनों में चेंज हो सकता है, यहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा कि संडे या सैटरडे को एक दिन आपका एसए और एथिक्स को कवर करा दूं, आंसर राइटिंग उसकी। तो एसए भी हफ्ते में एक एसए हो गया आपका, या एथिक्स कभी एसए पार्ट चलेगा, क्योंकि दोनों 250-250 नंबर के और लो हैंगिंग फ्रूट्स है। इनको भी PYQ से मैं कवर करा दूंगा। और यहाँ पे सैटरडे को आपने सेक्शन या फुल लेंथ टेस्ट देना है, सेम आपको ऑप्शन के साथ करना है, क्योंकि दिन का रूटीन जो होगा ना, डेली रूटीन आपका, डेली रूटीन, चाहे वो इस साल दे रहा है चाहे अगले साल दे रहा है। अगर आप आइडल में एग्जांपल मानो, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, अब इसको आप ब्रेक कर लेना, कोई 12 पढ़ता है कोई 8 पढ़ता है अकॉर्डिंगली, तो आपके 5 आवर्स जाने चाहिए ऑप्शनल में, और 5 आवर जाने चाहिए जीएस में, मतलब डोंट डिस्क्रिमिनेट स्टार्टिंग में। फिर जब ऑप्शनल कवर हो जाएगा, थोड़ा जीएस को बढ़ा देना, क्योंकि यहाँ पे वेटेज ज्यादा है वो थोड़ा ना, पहले 500 यहाँ पे, तो फिर बाकी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है क्या। अच्छा मैंने ऑप्शन लिख दिया, बोल में हो रहा था। ठीक है, थैंक यू। 5 आवर जाना चाहिए जीएस में, और प्रेफरेबली फर्स्ट हाफ जाना चाहिए ऑप्शनल में, बिकॉज थोड़ा टेक्निकल है। सुबह उठते ही ईटिंग द फ्रॉग इन द मॉर्निंग वाली बात है, खत्म कर लो उसको।
इसको फिर डिवाइड कर लो 4 आवर रीडिंग में, मतलब ये डेली होना चाहिए, इतना जो करेगा फिर वो रिजल्ट लाएगा। ये नहीं 10 घंटे पढ़ते जा रहे हो और 1 आवर राइटिंग में। यहाँ भी वही चलेगा, पीवाईक्यू लिखा रोज डेली अपना, लास्ट वाले दिन संडे या सैटरडे को एक एफएलटी लिख दिया या सेक्शनल टेस्ट लिख दिया। ठीक है, ऑनलाइन आ रहा है, सबको क्लियर है? सर। चलो बढ़िया। जीएस में थोड़ा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 आवर दो आप कंटेंट को, जो हमारा इशू तक कब हम करेंगे कैसे करेंगे, तो 3 आवर में हम कर लेंगे जो हमारा कंटेंट लैग हो रहा है, और 2 घंटे देंगे हम लिखने को, 2 आवर राइटिंग। देखो क्योंकि हर एक की डिमांड है, यहाँ पे पढ़ने का ज्यादा रोल है, अंडरस्टैंड करना, थिंकर्स को याद रखना। यहाँ पे डाइवर्सिटी का ज्यादा रोल है, दिमाग को घुमाना पड़ेगा, इसलिए 2 घंटे मैंने राइटिंग को दिए यहाँ पे। तो ये एक डेली रूटीन होना चाहिए हमारा, अगर 10 आवर हम कर रहे हैं उसको तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? तो पहले हमने देख लिया कैसे हम वीकली चलेंगे, और पीवाई की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखा हमने, क्यों करना चाहिए पीवाई क्यू। फिर टेस्ट सीरीज से उसका कैसे बैलेंस करना है उसको, टेस्ट सीरीज के साथ आपको कब टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कैसे डेली का रूटीन होना चाहिए आपका। अब हम देखेंगे यूपीएससी खाड़ा पे हम कैसे करेंगे इसको कवर। अब देखो जून है, जो इस बार दे रहे हैं मेन सुन के बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वाले जो बच्चे हैं वो पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको वो दिसंबर तक ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम में हर एक बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल है। क्योंकि यहाँ पे मैं इंडिविजुअल अटेंशन दूंगा हर एक प्रॉब्लम की, इस बच्चे की अलग प्रॉब्लम है उसकी अलग है, कोई अलग लेवल पे है उसकी अलग प्रॉब्लम है, किसी को कंटेंट का इशू है, किसी को आंसर फ्रेमिंग का इशू है, किसी को डायग्राम, किसी अलग अलग, सबके अलग अलग चलेगा इसमें। तो एक पर्सनल अटेंशन इसमें मिलेगी आपको डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ चीजें कॉमन रहेंगी स्टार्टिंग में कि हाँ भाई इतने 1 घंटा क्लास कॉमन है, उसके बाद फिर पर्सनल हर एक की कॉपी वो बाद में देखेंगे। तो टारगेट जो है वो रहेगा जून के अंदर GS 1 और GS 4 में कंप्लीट कर दूंगा आपका। और मतलब ये टारगेट लगभग 6 जून कल से स्टार्ट करके और 6 ऑफ अगस्त तक, ऐसे ही 7 ऑफ अगस्त से, सॉरी 6 ऑफ जुलाई तक, और 7 ऑफ जुलाई से 7 ऑफ अगस्त तक आपका 7 ऑफ जुलाई से आपका 7 ऑफ अगस्त तक आपका पेपर 2 एंड पेपर 3। इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि लार्जली GS 1 और GS 4 स्टैटिक है, उसमें इतने ज्यादा कोई करंट का रोल नहीं, कुछ टर्म्स है कुछ चीजें वो कवर करके खत्म करूँ। यहाँ पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है 2 और 3 में, क्योंकि IR में, SNT में, सिक्योरिटी में लास्ट तक डेवलपमेंट होती रहती है, और इनका पेपर आप देखोगे ना करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा आता है, इसलिए मैंने फिर इसको 1 महीने बाद रखा है आपका जुलाई में। ठीक है, इसको फिर हम लास्ट में कवर कर लेंगे। अब क्लास कैसे चलेगी उसका प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, जो क्लास होनी है आपकी। देखो पहले जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे दिख जाएगा, या तो मैं PDF भेज दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये जो आपका शेड्यूल है, अभी लेटेस्ट वाला मैंने ऑनलाइन भेज दिया, आपको मिल जाएगा। तो ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उसमें हम जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी से। तो इसमें आप सेकंड पेज पे देखोगे आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी टेस्ट 1। अभी स्टार्टिंग में ऐसे होगा कि एक दिन का एक टेस्ट ही रखूंगा मैं, फिर जैसे थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, थोड़ा रिजल्ट का 4-5 दिन रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो इस बार बच्चे दे रहे हैं वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे टेस्ट की, जो नेक्स्ट टाइम दे रहे हैं वो आराम से लिखेंगे थोड़ा, क्योंकि वहां पर वो डेवलप करना है, तो वो हर एक का मैं उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी कल जो करना है आपको 6 जून को, जून 6 को जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो इनमें कुछ तो सिलेबस का पार्ट है और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट थीम्स भी आइडेंटिफाई कर लिए कि इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि रॉक सिस्टम, माउंटेन्स, लैंड फॉर्म्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, ग्लेशियर, अर्थ इंटीरियर। अब जो प्री के नोट्स थे आपके, उनको फटाफट इसको फ्लिप करके आना है, और वहां पे जो भी कुछ, एक तो फोकस करना है आपको मैकेनिज्म पे, क्योंकि आजकल मैकेनिज्म से क्वेश्चन आने लगे, लास्ट टाइम क्लाउड बस्ट आ गया था। ठीक है, और कुछ आपको कीवर्ड्स पे, ये दो कीवर्ड्स, मैकेनिज्म और डायग्राम, बस ये 3 चीज आपको कल इनसे देख के आनी है। तो फिर कल आप इनसे जब यहाँ पे आओगे कल, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसमें इन टॉपिक से जो टेस्ट 1 के टॉपिक्स हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे 4, 5, 6, 7, वो क्वेश्चन आपको उस पेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपनी
है ना। फिर उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन मैंने बन दिया, यहाँ पे टाइम रखेंगे हम फिक्स, फिक्स टाइम के अंदर। 1 मिनट मान लो 10 मार्कर है, तो 7 मिनट में आपको करना है। स्टार्टिंग में मैं 10 मिनट दे दूंगा, फिर उसको कम कर दूंगा धीरे धीरे। अब ये मत सोचना मैं बिगिनर हूँ या वो हूँ। जितना आता है आपको, जितना पढ़ा है 7 मिनट में उसको लिखना, 10 मार्कर को, 15 मार्कर को 11 मिनट में। क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है, तो आपका दिमाग तेज चलता है, हाथ कभी तेज नहीं चलता। अगर आपने दिमाग को ट्रेनिंग डाल दी कि मेरे को 7 मिनट में लिखना है, तो वो ढूंढेगा थॉट्स को इधर उधर से, अपने आप पकड़ के लाएगा और लिख देगा। आप सोचोगे यार मैं बिगनर हूँ, लिख लूंगा, पहले आधा घंटा लेता हूँ, फिर 15 लेता हूँ, फिर 10 पे आ जाऊंगा 10 साल बाद। वो नहीं चलेगी अप्रोच। आज कल से ही कोशिश, माइंड को ट्रेन करो, अपने आप आएगा। शुरू में क्वेश्चन छूटेगा, शुरू में पार्ट एड्रेस नहीं होंगे, फिर मैं बता दूंगा, अगली बार तुम्हारा कहेगा नहीं यार पार्ट एड्रेस करना है, कम से कम मैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में 2-2 पॉइंट लिखे क्वेश्चन तो पूरा करूं, उसी अकॉर्डिंग मेरे को मार्क्स मिलेंगे। जैसे माइंड की वो ट्रेनिंग हुई, फिर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दो, वो हमें रिगरस ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि प्री में होता है कामनेस, प्री में इंपॉर्टेंट काम करती है कामनेस, कितने आप काम हो। मेंस में काम करता है आपका रिगरस, कितने आप रिगरस हो। यहाँ पे बहुत लेबोरियस होना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ पे टेंशन आए, कुछ भी आए, बॉडी पेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस जो क्लियर करता है वो बहुत ज्यादा लेबर करता है, बहुत मतलब कि रिगरस बोलते हैं यहाँ पे। प्री में तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लेबर, वहां दिमाग लगाना होता है, बहुत माइन्यूटली देखना होता है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें पॉइंट्स फास्ट फास्ट आने चाहिए। तो ये थोड़ी स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है दोनों एग्जाम की तैयारी की भी और प्रेजेंटेशन की। तो वो मैं काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें, तुम्हें अगर, मैं मिनिमम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर एक से, कि हर टेस्ट में आप 4 क्वेश्चन तो लिखोगे ही लिखोगे। अब जिसको क्लियर करना है उसमें 7 है 8 है, वो यहाँ पे तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा जगह है अपने आराम से, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन, वो तुम्हारी श्रद्धा है। अगर टेस्ट में 8 क्वेश्चन है, 8 लिख लो, उतना ही बेटर रहेगा। क्योंकि सोचो इसमें लगभग 110 टेस्ट है, तो आप अगर इनको कंप्लीट नहीं करोगे, दिन 70 है मेंस वालों के पास, तो कभी कभी ज्यादा भी लिखने पड़ेंगे, 100 के अराउंड 100-110 टेस्ट है। ठीक है, तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक टेस्ट कभी 2 टेस्ट, और वो नहीं लिखोगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो ये सिंपली सी बात है, सिलेबस पूरा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और मैंने टारगेट रखा है 7 अगस्त का, यानी कि आपको थोड़ा पहले ही फ्री करना है मेरे को। उसके बाद फिर मैं इसमें एक एक सेक्शनल टेस्ट दूंगा आपको, कि कंप्लीट आपका एक GS 1 का, एक GS 2, एक GS 3, एक GS 4 और एक एसए। अब देखो हमने PYQ प्रैक्टिस कर ली पूरी, और यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, वो सिमुलेटर जो मेरे को लग रहा है इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप एग्जाम लाइक कंडीशन में यहाँ पे आके अपना दे सकते हो। ये हम लास्ट में कर लेंगे जब हम पूरा प्रोसेस सीख चुके होंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर स्टेजेस का मैं बता रहा था, कि पहले आपको जो प्रोसेस रहेगा, यू विल गेट क्वेश्चन पेपर। कल मिलेगा आपको ज्योग्राफी टेस्ट 1 का पेपर। ठीक है, उसमें आप टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखोगे। फिर उसमें से आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे उसके। ठीक है, वो आप घर जाके देख लेना आराम से। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, कि इसकी क्या अप्रोच होनी थी आपकी, कि आपको इस चीज में ये अप्रोच होनी चाहिए थी आपकी। और दूसरा, एक तो अप्रोच क्या होनी चाहिए थी आपकी, ठीक है। और सेकंड, इसके बाद मतलब कि कुछ कीवर्ड्स, कि ये कीवर्ड्स तो आपको उसमें लिखने ही चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेंगे उसमें। फिर फोर्थ पॉइंट पे, जैसे कि मान लो ये खत्म हो गया, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। फिर उसमें भी सेम होएगा, क्वेश्चन आंसर और पॉइंट्स। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मान लो एकदम से, मान लो मैंने आपको सारे क्वेश्चन दे दिए, है ना, और मैं हर एक की फिर चेक करने लगा, तो कई बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आप चेक करो, तो चेक वाला जो पार्ट है, इवेल्युएशन वाला पार्ट है, कि हर एक इंडिविजुअल का, वो हम टेस्ट के बाद करेंगे। ठीक है, आफ्टर टेस्ट। तो हर एक की कॉपी ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कर देना स्कैन करके अपनी, आप लोग की मैं यहाँ पे देख लूंगा कि हर एक इंडिविजुअल को कैसे हमें इंप्रूव करना है। अब फायदा क्या होगा यहाँ पे, जो आप एक तो उस टाइम बाउंड में लिखना सीख जाओगे, भाई इस टाइम बाउंड में क्या लिखना है मेरे को। दूसरा, जो ये आंसर मिलेंगे आपको, ये मैं इंश्योर करूंगा कि इसमें जो इंट्रो हो आपका, जो कंक्लूजन हो, वो आपको एक रेलिवेंट टू द क्वेश्चन मिल जाए। होता क्या है, हम कुछ भी लिख देते हैं कंक्लूजन इंट्रो में, अब उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या इंट्रो होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, वो मिल जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या सब पार्ट्स, क्या डायग्राम होना चाहिए, क्या डेटा होना चाहिए, वो ढूंढने वाला काम सारा हमारा हो जाएगा उसमें। जो भी एक्सपर्ट हमारे सारे, हम लोग अपने अपने कर रहे हैं क्वेश्चन प्रिपेयर,
तो हमने वो सारा काम कर दिया आपके लिए, आपको अपना दिमाग चलाना है और उस एक्स्ट्रा को रिमेंबर करना है, ताकि वो एग्जाम में आप उसको रेप्लिकेट कर पाओ। तो मेहनत वाला सारा काम खत्म। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, अभी पूछूं बाद में पूछूं? क्या? क्वेश्चन हाँ था सर गौरव। एक अभी। सर वो जो आप बोल रहे हो टाइम लिमिट में लिखना है, ये पर क्वेश्चन टाइम लिमिट मेंटेन करना है कि वो ओवरऑल अगर आप 5 क्वेश्चन नहीं नहीं, दोगे पर तो उस? क्वेश्चन। पहले पर क्वेश्चन क्वेश्चन, का ठीक है। करेंगे। ठीक है, फिर रोक के मैं उस क्वेश्चन को 5 मिनट में डिस्कस करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें, दो तीन कीवर्ड बताऊंगा, आप अपना देख लेना, अच्छा मैंने ये लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं पर्सनल बाद में कर लूंगा। तो हर एक को अपना भी आइडिया हो जाएगा, कम से कम जिसने कुछ भी नहीं लिखा वो क्या सोचेगा, यार इतना तो मैं लिख ही सकता था, या ये मैं कीवर्ड लिख सकता था। तो एक बार तो आप ट्राई करोगे, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। गौरव एक बार आप अपना भी इनपुट दो, अगर आप चाहते हो सेकंड थॉट से कि एक साथ पूरा कर लें और लास्ट में डिस्कस कर लें, वो बेटर लग रहा है आपको? हाँ सर, वो बेटर रहेगा। मतलब अगर मान लो 5 क्वेश्चन और आपने 50 मिनट दिए हैं, तो 50 मिनट के बाद ही डिस्कस कर लो। उससे क्या, बता एटलीस्ट एक फ्लो बना अभी रहेगा लिखते कैसे हुए। लगता है तेरे को? देख हाँ, ये भी मेरे को भी ठीक लगा गौरव, जैसे क्वेश्चन का जो थॉट है ना वो डिसिमेट हो जाता है, नहीं तो फिर आपने वो लिखा हैंड टू हैंड ही आपको बता दिया कि भाई ये इसमें ओके दो तीन ओके। बार डाल सकते थे, क्योंकि पांचवें क्वेश्चन के फिर पहले क्वेश्चन पे आओगे ना, फिर वो दिक्कत आएगी, उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से वही है, वन बाय वन ठीक रहेगा। क्वेश्चन को लिया, 5 मिनट उसको बताया आपने, उसको लिया, फिर अगले क्वेश्चन मूव करके। क्योंकि जो स्पीड वाला कंपोनेंट है ना, वो हम सेक्शन सैटरडे को जो टेस्ट लिखते हैं है ना, उस पे आप कर सकते हो वाला पार्ट। यहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन और उसका थॉट प्रोसेस पर करो कि तुमने क्या सोचा था उसको, हालांकि यहाँ पे हम टाइम लिमिट में लिख रहे हैं फिर भी, लेकिन जो एक साथ वाला लिखना है वो पार्ट सैटरडे को डेवलप कर लेना, जो मैंने बताया था एक जगह पे। गौरव है वो आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर, एकदम ठीक ठीक है सर, रहेगा ना जैसा ऐसे? आपको ठीक। हाँ बिल्कुल, जैसा आप बोलोगे सर। हाँ वही मेरे को बेटर लग रहा है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से इनपुट की भी, कौन क्या सोच रहा है और कैसे सेशन को बेटर कर सकते हैं उसी के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा था आपके साथ। ये सारा शेड्यूल मैंने बनाए रखा है कि आपको बताई दिया कैसे हम जून में आपका 1 और 4 कवर करेंगे, और जुलाई और अगस्त, मिड अगस्त तक, 7 अगस्त तक आपका पेपर 2 और 3 करेंगे कवर। ठीक है। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो अगर पूछो, फिर मैं बताता हूँ आगे चलते, नहीं तो। देखो ये शेड्यूल मिल गया आपको है ना, कल जो पहला टेस्ट होगा सब यही पढ़ के आएंगे। टेस्ट 1, रॉक सिस्टम, माउंटेन, लैंडफॉर्म, प्लेट टेक्टोनिक्स, ग्लेशियर, अर्थ इंटीरियर, इस पे आपको टेस्ट मिलेगा। हीरल आप एक बार मेरे को क्लास के बाद फोन कर लेना, आप लेट ज्वाइन किया था आपने, मैं सब दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। यस सर। ओके हाँ। हो गया डिजास्टर, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि आंसर में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या डायरेक्टिव्स है। पहले मैं डायरेक्टिव्स बता देता हूँ आपको, और 2-3 वीडियो बताऊंगा जो आज आपको खत्म करनी है अपनी, और उनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आज थोड़ा एक होमवर्क टाइप है आपका, ताकि वो आपको आने वाले सब्सिक्वेंटली आंसर्स में हेल्प करेगा। डायरेक्टिव सबको पता ही है, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो लास्ट में लिखा होता है या स्टार्टिंग में लिखा होता है, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, डिस्कस, है ना। देखो मोर और लेस 3-4 टर्म ओवरलैप करती है। कई बार क्या होता है, एक अप्रोच देखो आंसर राइटिंग की, हमेशा एक कोट सुनी किसी ने, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, है ना। तो आंसर राइटिंग के साथ यही गड़बड़ी है। ये कोट बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होती है। आप सोचते हो मैं बेस्ट लिख दूंगा, वो बेस्ट कभी नहीं आएगा, इस कारण आप गुड भी नहीं लिख पाते। बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। और ये आंसर राइटिंग एक जर्नी है, जो आपको पहले पुअर लिखवाएगी, आप पूरा आंसर लिखोगे आप, फिर आप लिखोगे एवरेज आंसर, फिर आप लिखोगे अबव एवरेज, फिर आप लिखोगे गुड, फिर कहीं आप जाके लिखोगे एक्सीलेंट आंसर। तो ये जर्नी ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब अपने अपने देख लो, कौन इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, अगर कोई इस लेवल पे तो इस लेवल पे कैसे जाना है, अपने अपने आप को इवेलुएट करना है और वहीं पे उस जर्नी में अपने को आगे जाना है। ठीक है। दूसरा, अब इसमें भी कीवर्ड में ऐसे होता है, अरे मेरे को तो मतलब ही नहीं पता क्रिटिकल एनालाइज का क्या था, अरे मेरे को तो मतलब नहीं पता डिस्कस क्या था। मैं दिखाऊंगा आपको आंसर, मोर और लेस चीजें सेम है, घबराना नहीं है, इससे थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसको ध्यान में रख के आंसर लिख दो बस। कभी इसके मत पूछना मेरे से कमेंट करवा लिया, कंटेंट वही रहेगा 19-20 का, थोड़ा बहुत कर पाएंगे उस एग्जाम रियल कंडीशन में हम इतना ना, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी आपको। तो देखो एक बार मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया इसको, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ।
अभी इतने बड़े क्वेश्चन नहीं दिए मैंने आपको, सिंप्लीफाई की दिमाग में बैठ जाए वो टर्म। कोई भी चीज अगर दिमाग में बैठ जाती है ना, उस टाइम उसको एप्लीकेशन आप हायर लेवल पे कर सकते हो। इसीलिए जब भी आप पढ़ो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज मत पढ़ो, पढ़ो आप सिंप्लीफाइड चीजों को, फिर उसको एप्लीकेशन अपने आप हार्ड हो सकता है। शुरू में हार्ड पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगेन बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। गुड पे करो पहले ट्राई, एवरेज पे करो, फिर गुड पे करो, फिर हो जाएगा उसमें काम। नहीं तो हम वो कर ही उस लेवल पे आ ही नहीं पाते। अब देखो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या है? राइट अबाउट द बोथ साइड्स ऑफ द इशू। दिख रहा है आप लोगों को ये? गौरव दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। डिस्कस राइट अबाउट द बोथ साइड, तो इसमें से बस इसको हाईलाइट कर लो। बोथ साइड ऑफ द इशू, गिव आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। ठीक है, तो बोथ साइड लिखना है और उसमें देना क्या क्या हमें? आर्ग्यूमेंट्स देनी है अपनी, एक्सप्लेनेशन देना और उनके एग्जाम्पल देने हैं। अब आप देखो काफी चीजें में ये सब रिपीट हो रही होंगी, लेकिन आपने ये हाईलाइट कर लिया बस मेरे को इसमें यही देना है, तो आपका वो हो जाएगा। अप्रोच कैसी होनी चाहिए आपकी? बैलेंस्ड आंसर विद द मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है ना, हार्ड कॉपी इसकी मैं दे दूंगा आपको। एग्जाम्पल देखो, अप्रोच कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड आंसर। और ये देखो हर एक में कॉमन आएगा, बैलेंस तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, बैलेंस्ड आंसर। फिर एग्जाम्पल क्या? डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन द डेवलपमेंट। अब आप उसको कैसे लिखोगे? उन्हीं बात पे कि एक्सप्लेन कर दोगे एनजीओ क्या है, हाउ इट हेल्प इन द डेवलपमेंट, देयर अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो मेंशन लिमिटेशंस। क्योंकि वर्ड क्या था? बोथ। कि आपकी इसकी डेवलपमेंट अचीवमेंट भी बतानी है और लिमिटेशंस भी। तो आप क्लियर हो गया, डिस्कस आएगा, दोनों बातें मैं लिख दूंगा। इतना आप नहीं पढ़ पाओगे, बस वो उसको क्या कर लो, अंडरलाइन। अब जब भी डिस्कस आएगा दिमाग में आएगा बहुत, इतना करना है। ऐसे पढ़ाई करनी है आपको कि ये इसका मतलब ये कनेक्शन बैठा, आंसर में सीधा दिमाग में आएगा बस। आ जाओ एक्सप्लेन पे। एक्सप्लेन में क्या है? क्लैरिफाई हाउ, कैसे और वाई, उसमें रीजन की बात आएगी। ठीक है, ब्रेक इट डाउन इन द सिंपली, फोकस ऑन द, क्योंकि अब रीजन की बात आ रही है तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? कॉजेज। एक कॉजेज हो गया, और हाउ में क्या आएगा? प्रोसेसेस एंड आउटकम्स। तो जब एक्सप्लेन करने, किसी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको दोगे कॉजेज, उसका क्या प्रोसेस था और क्या उसके आउटकम हो। बस अब इतना ही फर्क आ गया डिस्कस और एक्सप्लेन में। तो डिस्कस में क्या था? हम बोथ, वर्ड था बोथ, दोनों करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपका आ जाएगा एक्सप्लेन करो आप उसको, तो आप बताओगे भाई उसमें क्या उसके कॉजेज थे, क्यों हुआ ये, और क्या उसका प्रोसेस था। अब वो आंसर राइटिंग में बता दूंगा, कॉजेज में आप 1 2 3 4 लिख देना, प्रोसेस में आप डायग्राम बना देना, ये हो गया, डाइवर्सिटी आ गया आंसर में। वो जब मैं इवेलुएट करूंगा तो आपको उसी टाइम बता दूंगा कि यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, इस कंपोनेंट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए कर लो, आपकी कॉपी अलग हो जाएगी, डिफरेंशियल। एक्सप्लेन हाउ सोलर एनर्जी कैन रिड्यूस द कार्बन एमिशन। ये इसका एक एग्जांपल है कि उसके कैसे क्या क्या कॉजेज है, प्रोसेस बता दोगे आप उसको और उसके आउटकम बता दोगे। तो ये वर्ड देख लो आप, जब भी एक्सप्लेन आएगा तो आप उसके कॉजेज, प्रोसेस और आउटकम। जब हम ये डायरेक्टिव भी याद कर लेते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, दिमाग में स्ट्रक्चरिंग आ जाती है, तो हम उस टाइम कंफ्यूज नहीं होते। और जब भी स्ट्रक्चरिंग आ जाएगी दिमाग में, पॉइंट अपने आप फ्लो करेंगे अंदर आपके। इसलिए दो चीज याद करना बहुत जरूरी है, एक तो ये डायरेक्टिव्स, दूसरा सिलेबस। सिलेबस की आज मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, सिलेबस और डायग्राम के ना 2 वीडियो बना रखी है, वो आपको देखनी देखनी है। जैसे आप मान लो यूट्यूब पे, इसमें जाना, देखो यूपीएससी खड़ा यूट्यूब पे जाओगे ना, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, यूपीएससी मेंस के नाम से। यूपीएससी मेंस, ये वाली प्लेलिस्ट खोलनी है आपको, यूपीएससी खड़ा यूट्यूब पे, यूपीएससी मेंस। कल बस एक ये देख के आने, 2 वीडियो है आपकी। एक इसमें वीडियो मिलेगी आपको स्टार्टिंग में ही, जीएस मेन सिलेबस, 1.5 घंटे में मैंने चारों पेपर का सिलेबस याद करवा रखा है ट्रिक से। तो सिलेबस याद होने के अपने फायदे हैं, वो मैं बताऊंगा एग्जाम जब आप आंसर लिखोगे, कंपोनेंट्स आते हैं आपको, है ना। तो एक तो सिलेबस, और दूसरा है डायग्राम। इससे मैंने 30 टेम्पलेट दे रखे हैं कि अलग अलग डायग्राम अपने आंसर में आप कौन कौन से लिख सकते हो। तो ये 2 वीडियो आप देख लेना। एक तो सिलेबस कैसे करना है, दूसरा डायग्राम, और थर्ड हो रहा है एक, नीचे आएगी यहाँ पे, ये इंडिविजुअल पेपर के भी है 1 2 3 4 के, और एक कंबाइंड है, जो चाहो। ये थर्ड है आपका यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग अप्रोच। अप्रोच कैसे होना चाहिए, जिसको बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता, वो ये देखेगा आपका कि आंसर राइटिंग को लिखना कैसे है,
क्या चीज हमें कंपोनेंट इंक्लूड करना है। तो एक तो आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, दूसरा डायग्राम क्या क्या डाल सकते हैं, और तीसरा अब आपका ये सिलेबस कैसे याद करना है। ये 3 वीडियोस आप कल देख लेना इसको, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लेन हो गया था यहाँ पे। देन एलोबरेट, एलोबरेट में क्या करोगे आप, उसी आइडिया को एक्सपेंड करोगे, ठीक है। एलोबरेशन में क्या आएगा आपका, एक्सपेंड द आइडिया विद मोर डिटेल, इसमें और डीपर एनालिसिस चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ लाना आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ना भी दो, लेकिन उसी आइडिया को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू डीपर एनालिसिस कर दो। एलोबरेट में वर्ड हाईलाइट करना है आपको, डीपर एनालिसिस, बस डीपर को हाईलाइट कर लो, अपने आप समझ जाओगे आप। एलोबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके वर्ड पकड़ के उनका डीपर एनालिसिस करना है। चाहे उसको एक वर्ड को आप 3 जगह मत दिखाओ, एक ही जगह पे दिखा दो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, बट विद द डीपर एनालिसिस वो आपको करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एलोबरेट में आपको डीपर है, तो बस इसको बोल्ड कर लेना अपने डीपर एनालिसिस को पीडीएफ के अंदर। एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द प्रियम्बल एग्जांपल होगा, क्रिटिकली एग्जामिन, ये सबको पता ही होता है, क्रिटिकली एग्जामिन दोनों पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लुक एट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन गिव अ रीजन जजमेंट, फिर रीजन के बेस पे जजमेंट देना है। फर्स्ट एक्सप्लेन, देन एनालाइज प्रोज एंड कॉन्स, देन कंक्लूड। क्रिटिकली एग्जामाइन द सक्सेस ऑफ मनरेगा, तो थोड़ा मनरेगा के बारे में बता दो, फिर क्या उसके फायदे हुए, प्रोज क्या उसके कॉन्स है, फिर आगे एक्सप्लेन मनरेगा, मनरेगा डिस्कस अचीवमेंट्स, पॉइंट आउट फ्लॉज, और फिर लास्ट में एक बैलेंस कंक्लूजन। थोड़ा थोड़ा सिमिलर है डिस्कस के अकॉर्डिंग, पर इसमें है ना क्रिटिकली एग्जामिन। फिफ्थ आएगा इवेलुएट, असेस द वैल्यू और सक्सेस ऑफ समथिंग यूजिंग एविडेंस। अब यहाँ पे आपको इवेलुएट जब वर्ड आ गया तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोवाइड जजमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, यहाँ पे फैक्ट्स देने पड़ेंगे, रीजनिंग देनी पड़ेगी। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बताओगे, हर जगह पे आप डेटा दोगे, वहां पे एविडेंस दोगे। तो जब इवेलुएट का वर्ड आएगा तो यहाँ पे आप लिख दो डेटा हो गया, या फिर फैक्ट्स हो गया, या फिर एविडेंस हो गया। मतलब पढ़ाई करने का तरीका ये, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ो उसमें जो आपने सीखा है उसके साइड में 2 कीवर्ड लिख दो, कि अगली बार ये पूरा ना पढ़ना पड़े, बस वो पढ़ के आगे निकल जाएंगे, वो मेमोरी फास्ट होगी फिर आपकी इससे। वे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट सपोर्ट विद द डेटा और फाइनल असेसमेंट। लास्ट नेक्स्ट इज द एनालाइज। अब एनालाइज में क्या करना है, ब्रेक इनटू द पार्ट्स एंड एग्जामिन ईच इन द डिटेल। अप्रोच, आइडेंटिफाई कंपोनेंट एंड हाउ दे रिलेट टू द होल। एनालाइज द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये तो आपको हर एक चीज में करना है, ब्रेक इनटू द पार्ट्स। जब ये आपको सिखाऊंगा, जब आंसर लिखोगे कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हो तो उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो एनालाइज में आपको क्या करना है, ब्रेक अ पर्टिकुलर टर्म इनटू द वेरियस कंपोनेंट्स। हाउ टू आंसर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चैलेंजेस, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट। तो आपने अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को अलग अलग उसमें कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, सोशल में, इकोनॉमिक में, एनवायरमेंट में। ये हम करते हैं एनालाइज के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एनालाइज के अंदर कोई भी चीज है उसको आप ब्रेकिंग इन द कंपोनेंट, बस कीवर्ड देखना है आपको। फिर मैं कह रहा हूँ कीवर्ड कीवर्ड कर लेना हाईलाइट अपने, और आपको हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एनालाइज के बाद आएगा कमेंट, ठीक है। कमेंट में आपको अपनी ओपिनियन देनी होती है। गिव योर ओपिनियन विद जस्टिफिकेशन, बस देख के नहीं छोड़ देना, उसको जस्टिफाई भी करना है। प्रेजेंट अ व्यू पॉइंट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड लॉजिक, यहाँ पे भी आपको फैक्ट्स और लॉजिक देने पड़ेंगे। एग्जांपल जैसे कमेंट ऑन द राइजिंग ट्रेंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आप बताओगे हो रहा है, और विद द फैक्ट्स एंड एविडेंस, केवल छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रेजेंट योर ओपिनियन, आपकी क्या ओपिनियन है, बैक विद द एग्जांपल, तो यहाँ पे एग्जांपल डेटा यहाँ भी सब कुछ आएगा। नेक्स्ट इज द जस्टिफाई। जस्टिफाई का सपोर्ट अ गिवन स्टेटमेंट विद द आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस, तो जस्टिफाई करोगे आप वही कि जो भी है उसको अगेन मोर और लेस कई चीजें ओवरलैप करेंगी, यहाँ पे भी आप दोगे आर्गुमेंट्स और विद एविडेंस। एग्री विद द स्टेटमेंट एंड डिफेंड इट, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है, तो आप एग्री करोगे हाँ ऐसा है, और फिर उसको आर्गुमेंट्स दोगे डिफेंड। जस्टिफाई द नीड फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एक्सप्लेन द रैशनल, आप बताओगे क्यों जरूरी है, एविडेंस दोगे, और सपोर्ट द क्लेम लॉजिकली। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लॉजिकली, विद डाटा, विद डायग्राम, विद फैक्ट्स, विद जजमेंट, सब आपको लॉजिकली सपोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज टू व्हाट एक्सटेंड, तो यहाँ पे आप पार्शियली एग्री कर सकते हो। टू व्हाट एक्सटेंड पूछा है, कहां तक आप एग्री करते हो। एनालाइज हाउ फार द स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शियल एग्रीमेंट इज पॉसिबल। एक्सप्लोर, अप्रोच बोथ द साइड एंड प्रेजेंट अ बैलेंस कंक्लूजन। टू व्हाट एक्सटेंड द आरटीआई एक्ट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, तो क्वेश्चन है कि आरटीआई कितना आपके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आया, तो आप बताओगे हाँ भाई इन इन एरिया में लेके आया है, पर यहाँ पे अभी भी गैप्स है, तो इतने एक्सटेंड तक तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्शियली एग्री कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज द एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट एंड इशू क्लोजली, यहाँ पे बिल्कुल माइन्यूटली इशू को क्लोजली करना है हमें। फोकस ऑन द की फैक्ट्स एंड
implication, examine the causes of farmer distress in India, अगर एक क्वेश्चन आता है आपका, तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ईच कॉज क्लियरली, तो हर एक को बहुत माइन्यूटली आपको क्लियर करना है। अब आप इसमें बैठ के देखोगे कुछ चीजें आपकी एग्जामिन एनालाइज वो थोड़े सेम होंगे, डिस्कस क्रिटिकली एग्जामिन थोड़े सेम सेम मिलेंगे कुछ, है ना, पर एक ब्रॉड फिर भी आइडिया लग जाए कहाँ पे डेटा देना है, कहाँ पे कॉजेज, कहाँ पे मैकेनिज्म देना है, वो मैंने वर्ड लिखवाए थे ऊपर, बस उन्हीं से अपने आंसर को अप्रोच कर लोगे। एक बार इनको रिवाइज कर लोगे कीवर्ड्स में किसमें क्या करना है, जैसे दिखाना, उसने ठीक लिख दिया, जैसे इस तरीके से लिख लो अपना भाई, एक्सप्लेन में आपको कोज प्रोसेस और आउटकम बताने हैं, एलोबरेट में डीपर दिखाना है थोड़ा, बस ये कीवर्ड और ये उतना याद होएगा नहीं, बस ये याद हो जाएगा आपको, चार्ट याद हो जाएगा, अपने सामने चार्ट लगा लो, उसी के बेस पे अपना आंसर लिख लो। ठीक है, ये हो गया। लास्ट जो कल से हमें फॉलो करना है कोई भी चीज में, तो उसको टेबल एक, कि हमें क्या करना है और उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो 250 नंबर का पेपर है, अगर किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, मतलब इस लेवल पे भी नहीं आ रहा है, कोई 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो दो रीजन हो सकते हैं उसके। एक तो वो पेपर पूरा नहीं करके आया, पेपर इनकम्प्लीट है, तब नहीं आ सकते। एक पेपर ही पूरा कराया, फिर भी नहीं आ रहे। तो सबसे मेन जो पहला बेसिक है वो है आपका, उसने क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझी, क्वेश्चन क्या कह रहा था अपने आप ही लिख के आ गया, जो उसको 7 मिनट में लिख के आया, जैसे मैंने उसका लिखाया 7 मिनट टाइम पे, पर समझ नहीं पाया डिमांड क्या थी, तो नहीं आएंगे नंबर। तो जिनके कम नंबर आ रहे हैं, मतलब 30-40% या 25%, तो वहां पे फिर दिक्कत है, 25% आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पहली बात तो डिमांड ही समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछना चाह रहा है, उसको मिस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इसमें आंसर राइटिंग में एक ही पार्ट है ये वाला, अंडरस्टैंडिंग दैट। इसके बाद आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना केक, तो ये तो केक हो गया, अब इसके ऊपर आइसिंग करनी है, अब जो जितनी आइसिंग करेगा उसके मार्क्स, पर ये केक की बेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो था आपका अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए अब ये तो होगी आपकी नीड, भाई ये नीड है, ये तो करना है हमें, ठीक है, और इसके लिए करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। ये आप यहाँ पे आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे कि रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट थ्राइस, 2 बार 3 बार तो कम से कम पढ़ो। तब वो अब जब भी आप कंपोनेंट पढ़ते हो ना, उसको क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बारी में कुछ समझ में आएगा, दूसरी बारी में कुछ और डीप समझ में आएगा, तीसरी बारी में और आएगा, और तीनों बारी में आप कुछ कीवर्ड हाईलाइट कर लेना उसके, एंड हाईलाइट द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, कि इसके अंदर ये पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, या फिर इसमें क्या पूछ रहा है, मतलब कि ना इंटर रिलेशनशिप पूछ रहा है, और किन किन कंपोनेंट के बीच में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है अपने, कम से कम ये ध्यान रखना है, रीड द क्वेश्चन थ्राइस, और जो जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर लो। तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, आप जो कहते हैं ना समझ नहीं पाए, डिमांड मिस होगी, वो पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। तो पहला पार्ट तो ये करना है, ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे आंसर राइटिंग में जब हम कल स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। सेकंड है स्ट्रक्चर द आंसर, आंसर को स्ट्रक्चर करना ही करना है, सीधा नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग में दो चीज फॉलो करते हैं हम, पहली चीज होती है आपकी फॉलो द इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये वाला रूल आपको फॉलो करना है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हर आंसर में लिखना है, हर आंसर में लिखना ही लिखना है, इसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आप एग्जामिनर के पास जा रहे हो, उसने कंक्लूजन नहीं देखा आपका, तो अपने आप नंबर काट लेगा। अगर आपने लिख दिया तो एक्स्ट्रा दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन नहीं लिखा तो नंबर जरूर काट लेगा। तो ये तो फॉलो करना है, उस क्वेश्चन का कुछ इंट्रो होगा, कुछ की बॉडी होगी, कंक्लूजन, और ऐसे लिखना नहीं है इंट्रोडक्शन बॉडी, ये वर्ड नहीं लिखने, बस ब्रीफली 3 लाइन में इंट्रोडक्शन, जो बॉडी में पूछा है उसके सब हेडिंग बनेगी, ये लिखा है मैंने कि सब हेडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से सब हेडिंग उठा के आप बॉडी में डालोगे, और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखोगे, 2 या 3 लाइन में बस। कंक्लूजन भी बड़ा नहीं होगा, 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, इंट्रोडक्शन भी बड़ा नहीं होगा, मेन फोकस रहेगा बॉडी के ऊपर, और बॉडी में आएंगे सब हेडिंग जो भी क्वेश्चन से उठा रखी होगी आपने, अपनी सब हेडिंग नहीं डालनी, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन मेजोरिटी नहीं डालनी है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा क्वेश्चन क्या है, वो पढ़ेगा, उसको इतने क्वेश्चन पढ़े तो उसके दिमाग में बैठ चुका है, अब वो देखेगा इसने मैंने लिखा था क्वेश्चन में वो वर्ड आया कि नहीं आया, क्वेश्चन में वर्ड आया ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट ठीक है, ऐसे चलेगा उसकी दिमाग में। तो जो उसकी साइकी है उसको पकड़ो आप देखना खुद आपके नंबर बढ़ेंगे। थर्ड चीज है ब्रेक द मोनोटोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कह रहा था, मोनोटोनी ब्रेक करनी है कैसे भी करके, जिस सामने काम किया लास्ट से पूरे स्टार्ट। अगर एक फ्लैट आंसर आ रहे हैं, फ्लैट आंसर इन द मैन, सब में आप पैराग्राफ ही लिख रहे हो, सब में पॉइंट्स लिख रहे हो, कोई डायग्राम नहीं है, तो 20 के 20 क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं आपके, वो नहीं होना चाहिए। किसी में आपने डायग्राम दिया है, किसी में आपने फ्लो चार्ट दिया है, किसी में आपने डेटा दिया है, किसी में आपने पॉइंट्स ज्यादा लिए हैं, ठीक है,
किसी में आपने उसको सिलेबस अप्रोच से तोड़ दिया, किसी में आपने और किसी अप्रोच से तोड़ दिया, किसी में कॉन्सिक्वेंस, अलग अलग जो भी अप्रोच होती है, कैसे भी करके कोशिश करो कि मोनोटोनी ब्रेक हो आपकी आंसर राइटिंग में। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, मैप्स। अब जैसे आप लोग करोगे क्वेश्चन, उसका फिर मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा, तो आपको लगेगा कि यार ये चीज मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था। अगली बार उससे आएगा तो आप, अगर एक बार आपने विजयनगर का एम्पायर, एक और मेरे स्टूडेंट से मान लो क्वेश्चन विजयनगर से आ गया, उसने कुछ नहीं किया, वो सिलेक्टेड, बस यहाँ पे सीधा बता दिया भाई ये एरिया है अपना विजयनगर एम्पायर, और इतना तो कर ही सकते हैं मैप में हम। ये एक पहला लेवल है। एक पहला लेवल है जो बच्चा कुछ भी नहीं करके आ रहा, एक दूसरा लेवल है जो इतना करके आ रहा है, एक जो तीसरा लेवल है वो इसमें थोड़ी एक दो चीज और बता देगा। अब आपको फिर देखना आप कौन से लेवल पर और कौन से लेवल पे जाना है आपको। ये लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट होती है, इसी के हिसाब से आपका पहले डिसाइड होता है कि सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर डिसाइड होता है रैंक कौन सी आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल होता है ना, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपकी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, पढ़ाई आपने कॉम्प्रिहेंसिव कर ली हो, वो आप कर चुके हो। सेकंड लेवल आता है आपका टेस्ट, आपने प्रैक्टिस कर ली हो। थर्ड लेवल आता है कंटेंट एनहेंसमेंट, कि कंटेंट को एनहेंस करो। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर के टॉपर थे आईपीएस थे वो, है ना, पहले आईपीएस थे, फिर उनकी रैंक 1 आई। इस ऐसे ही लास्ट ईयर माधव अग्रवाल 211 है ना, हमारे स्टूडेंट है, तो उनकी रैंक थी 211। इस साल काम किस पे किया, कंटेंट एनहेंसमेंट पे, अब रैंक है 16। तो ये फर्क होता है, ये कंटेंट एनहेंसमेंट कैसे कर रहे हो, तो आपको यहाँ देखना है आप कौन से लेवल पे, आप किस लेवल पे जंप करना है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ड्रॉ डायग्राम हो गया ये सारा। अब फोर्थ पे आते हैं, सब्सटेंशिएट एंड वैलिडेट योर स्टेटमेंट। हर एक में पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखो दिमाग की अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप इसको जबरदस्ती कहोगे ना करना है मेरे को, वो करवा देगा आपसे। अगर आप कहोगे मेरे को आता ही नहीं तो नहीं आएगा, आप कहो मैं हर एक स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करूंगा, मैं डालूंगा एग्जाम्पल, तो 10 में से 7 को कर दोगे आप, बहुत है, काम हो गया। अधिकतर लोग करेंगे 2 को, आप कर रहे हो 7 को, यही फर्क आ गया। अपने आप को पुश करो करने के लिए कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, चाहे सिंपल करो, बेसिक एग्जाम्पल डालो, क्योंकि बाकी बच्चे बेसिक भी नहीं डाल रहे होंगे, आपने बेसिक डाल दिया तो आप गुड में आ गए, बेस्ट तो छोड़ दो, गुड में भी आ जाओ तभी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो। यूज एग्जाम्पल्स, डेटा और केस स्टडी, इससे हम सब्सटेंशिएट करेंगे। ये सब चीजें करनी पड़ेगी हमें, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मोनोटोनी ब्रेक करनी पड़ेगी, सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। ठीक है, ला नेक्स्ट इज द मोर डायमेंशंस एंड पॉइंट्स। आशीष जून है, रैंक 271। तो अब मैं हर टॉपर के हम ये सब एनालाइज करके ही बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका यही था कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 15 16 17 पॉइंट लिखने लिखने हैं, मतलब ये बना ही रखा था। दूसरा 10 नंबर का आ गया तो 10 12 पॉइंट लिखने लिखने हैं, तो आपके दिमाग में भी होना चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हैं। मतलब जब उनकी कॉपी वैल्यूएट करते तो मतलब बाहर भी लिख देते मार्जिन में, हालांकि नेगेटिव मार्क्स करते हैं, तो जब प्रैक्टिस करते उस टाइम पे इतने पॉइंट्स होते थे दिमाग में, इतना जनरेट करते थे। ठीक है, तो इसके 2 3 तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे क्वेश्चन तो उससे हो जाता है हमारा, कुछ आप अप्रोच सीख जाते हो, टेम्पलेट सीख जाते हो, उससे हो जाते हैं पॉइंट जनरेट। तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको डायमेंशन ज्यादा जनरेट करनी है तो एक तो सिलेबस याद होना चाहिए, उससे आप क्या दूसरे टेम्पलेट्स होने चाहिए रेडी, तो अपने आप पॉइंट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, तो 10 मार्कर में लगभग 8 से 10 पॉइंट करो, 15 मार्कर में 13 से 15 पॉइंट लिखने की कोशिश करो, 17 कर दिया तो बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्वालिटी भी क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। एथिक्स के जब क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा तो कई चीज देखना, तो उसमें ये रहेगा कि ऐसा नहीं कि एक ही चीज मैटर कर रही है, ये भी मैटर करती है वो भी मैटर करती है, ऐसे व्यू लेने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हम। ठीक है, रिलेटिव है। नेक्स्ट इज द लास्ट इज द कंप्लीशन ऑफ द पेपर। हर हाल में 20 क्वेश्चन करके आना है, सोच के, चाहे कुछ भी आ रहा है मैनेज करके आओ। ठीक है, पहले एटीट्यूड अगर ऐसा हो गया कि नहीं यार मैं तो अच्छे क्वेश्चन करके आऊंगा 18 17, तो गड़बड़ी है वो। नहीं, मेरे को 20 ही करके आना है। 20 क्या, ठीक है एक आधा मिस हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, लेकिन पहले सोच के चलो ना 20 ही करके आऊंगा। तुम टारगेट थोड़ा ऊपर रखोगे तब थोड़ा मिस करोगे, ठीक है ना, एक आधा मिस हो गया तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन तो कोशिश करो कंप्लीट करना है पेपर को, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आते हैं नहीं आते हैं, सुना होगा, मैनेज कर लिया, कुछ करा है, एक नंबर भी होगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब इसका तरीका क्या होता है, इसके लिए मैंने वर्ड किया है डोंट डिस्क्रिमिनेट। मैं ज्योग्राफी ऑप्शन है मेरा, मैं तो ज्योग्राफी वाले अच्छे से लिख आऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, थीम बनाऊंगा। ऐसे मत करो, मेरा तो पीएसआई ऑप्शन है, पॉलिटी वाले सारे अच्छे लिख के आऊंगा, ये सब नहीं करना है। हर क्वेश्चन को उसका रिस्पेक्ट दो। 10 मार्कर 7 मिनट खत्म, इतना मतलब डिटैच करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू द सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी अपने दिमाग में, इतने पॉइंट्स, इतने मिनट, इतना टाइम, खत्म। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए इससे। मैं तो बजट पढ़ के आया था, सर्वे से क्वेश्चन आ गया, उसको अच्छा सा लिख देता हूँ, कोई फायदा नहीं है।
7 मिनट में खत्म होना चाहिए, 15 मार्कर 11 मिनट में खत्म होना चाहिए। अब उसमें थोड़ा वेरिएशन पता है कहाँ पे आता है, थोड़ा वेरिएशन ये आता है कि मान लो कोई क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपको 7 मिनट की जगह आप 4 मिनट दोगे उसमें, पर जो वो 3 मिनट बचेगी आपकी, वो आपके कहाँ चली जाएंगी, जो साइन वाइन कराते हैं आपसे। तो एक दो क्वेश्चन जो लाइट होंगे वो 5-7 मिनट, कभी आप पानी सिप करोगे, वो 1-2 मिनट वैसे भी तो खराब होंगे, 4-5 मिनट आपकी साइन भी करवाएंगे आपसे वहाँ मेंस के अंदर, तो वो वहां पे निकल जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ लगभग इक्वल टाइम सोच के चलो आप, जो टाइम इसमें बचेगा वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, कई बार किसी को बीच में जाना ही पड़ जाता है, वॉशरूम जाना कुछ भी होता है, तो 4-5 मिनट फिर भी चली जाती है इधर उधर, कोई डिस्टर्ब हो जाता है कुछ है ना कई बार ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डोंट डिस्क्रिमिनेट अमंग द क्वेश्चंस, गिव, ठीक है, 7 मिनट्स टू द 10 मार्कर एंड 11 मिनट्स टू द 15 मार्कर। ये सारी अप्रोच आज अगर आराम से घर जाके बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना है, ठीक है। टेस्ट 1 को जो टॉपिक्स है उनको मैंने बता दिया आपको, उसके डायग्राम्स, उसके कीवर्ड्स, उसके मैकेनिज्म को पढ़ के कल आके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कि ये हो गया। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मेरी तरफ से और हो गया है ना। आप लोगों को कुछ पूछना है, कंसर्न है, पहले मैं अगर ऑनलाइन वाले को लेता हूँ, फिर आप लोग के ऑफलाइन वाले को ले लूंगा। कोई अप्रोच आपको लगता है ये बेटर अप्रोच होती है, ऐसे कर सकते हैं, कोई सजेशंस, तो उसको हम कर लेंगे, इसको इनकॉर्पोरेट। सर ये भी खाली ज्योग्राफी का होगा क्या? 1 2 3 ऐसे लाइन वाइज? अच्छा मैं बताना भूल गया, चलो ठीक है, एक बार बता देता हूँ। गौरव है ना, अच्छा ठीक है। ये देखो हम्म, यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना गौरव, ऐसे है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है। स्टार्टिंग में ज्योग्राफी लेंगे पहले 7-8 दिन तक, ठीक है। तो ज्योग्राफी होगा पहले, फिर सेकंड कंपोनेंट हम लेंगे सोसाइटी। मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है अपने वाले इसमें, कि पहले आपका मैं लगभग 13 तक, सॉरी एक सेकंड, ज्योग्राफी, हाँ 12 जून तक ज्योग्राफी कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। 6 से लेके 11th या 12th, थोड़ा देख लेंगे कितना। फिर सेकंड कंपोनेंट आपका स्टार्ट होगा, हाँ सेकंड में मैंने एथिक्स डाला हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पेपर 1 और वो होगा, ठीक है। तो 11 से, या फिर बीच बीच में सैटरडे संडे, वो मैं एक बार 1-2 दिन के आपको कंफर्म कर दूंगा। या तो हम हर दिन सैटरडे को एक एथिक्स का रख सकते हैं, या हम लगातार एथिक्स कर सकते हैं, वो हम 1-2 दिन का डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद एथिक्स होएगा, फिर आपका होएगा सोसाइटी, और फिर करेंगे हम हिस्ट्री। तो एथिक्स हो जाएगा, सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये पहला कंपोनेंट मेरे को खत्म करना है आपका लेटेस्ट बाय जुलाई 5, 5th और 6th जुलाई तक। फिर अगला जो मंथ होगा 7 जुलाई से 7 अगस्त तक, उसमें पेपर 2 और 3, और पेपर 2 और 3 में भी जैसे मान लो पॉलिटी को हम पहले स्टार्ट कर लेंगे, है ना। जो स्टैटिक वाले हैं पॉलिटी को पहले कर लेंगे 7-8 जुलाई से आपका। फिर आपका हो जाएगा 12 के 30, फिर आपका सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, ठीक है। देन पेपर 3 के कुछ है, लास्ट में मैंने इसमें रखा हुआ है साइंस टेक और आईआर को, क्योंकि वो बहुत लेटेस्ट से आते हैं। तो ये मैं सब्सिक्वेंटली आपको बताता चलूंगा, अभी फिलहाल हमारा शॉर्ट टारगेट रखते हैं, ज्योग्राफी को खत्म करना है लगभग, जो भी मैंने आपको बताया था कि 11-12 जून तक आपको, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे को और आपको और क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी। ये टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं ज्योग्राफी एक बार स्टार्ट करवाता हूँ आपका। फिर एथिक्स को कैसे इसमें इंटीग्रेट करना है, इस बार जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए, अगली बार वालों के लिए, तो वो डेली भी हो सकता है, भले ये लगातार भी कर सकते हैं हम 7-8 दिन के अंदर एथिक्स को खत्म, या हर सैटरडे को ले सकते हैं एथिक्स और ऐसे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो हम 2-3 दिन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गौरव। हाँ सर, और वो कहाँ आ गया, हिस्ट्री कहाँ आ गया? हिस्ट्री, हाँ। हिस्ट्री है ना इसमें, जैसे June 27 के अराउंड हिस्ट्री है। चलो ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। पहले आपका है ये ज्योग्राफी, फिर आपका है सोसाइटी, और फिर हिस्ट्री है, अगर पेपर 1 की बात करें तो ये ऑर्डर है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री,
ये ऑर्डर चलेगा। और एथिक्स का या तो हम सैटरडे सैटरडे करेंगे, या मैं एक साथ आपको कराऊंगा जून 12 से जून 20 तक, मतलब 19 तक, 7 8 10 दिन के अंदर। वो एक बार हम डिसाइड कर लेंगे रिजल्ट के बाद। फिर 2 और 3 की प्लानिंग दे दूंगा कैसे करना है, ठीक है। ओके ओके। सुरम्या और कुछ पूछना है किसी को? स्वप्निल, प्रेरणा? नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना? हम्म। ठीक है, कल फर्स्ट टॉपिक करके आ जाओ फिर, है ना। मिलते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट। कल 4 बजे एग्जिट कर देंगे स्टार्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।